मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 56-56। पहला काल कोठरी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 56। पहला काल कोठरी। केटोजन स्लिमिंग कॉम्प्लेक्स एएमपीएम। अब 1 हफ्ते में 3 किलो वजन इस तरीके से कम कर सकते हैं आप। 106 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी जादुई लालटेन नीचे की संकरी सीढ़ियों को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। सीढ़ियां नम थी और हवा में फफूंद, मिट्टी या शायद सड़न की गंध आ रही थी। सेठ को अब समझ में आया कि उनके हथियार इतनी बुरी हालत में कैसे थे। आसपास की दलदली भूमि की नमी सर्वव्यापी थी, लेकिन जब वह नम तहखाने की तिजोरी में दाखिल हुआ तो यह वास्तव में स्पष्ट हो गया। यह उसे भंडारण क्षेत्र की तुलना में भूल भुलैया जैसी मध्ययुगीन जेल की याद दिलाता था। मेहराबदार छत वाले एक संकीर्ण गलियारे के साथ भंडारण कक्षों के लिए कई दरवाजे थे, जिनका अंत लालटेन की चमक से परे अंधेरे में गायब हो गया था। अगर दरवाजों में छोटी सलाखों वाली खिड़कियां होती तो उसे यकीन था कि इसका इस्तेमाल लोगों को कैद करने के लिए किया जा सकता था। यह अंधेरा, गीला और ठंडा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये संकेत दे कि यह एक पुराने तहखाने के अलावा कुछ और था। खेल से अपने अभ्यास के बाद उसने एक-एक करके कमरों की तलाशी शुरू की। पहले 2 कमरों में उसे ना पकड़कर वापस लौटना पड़ा। बदबू भयानक थी क्योंकि कमरे खाने के बैरल और डिब्बों से भरे हुए थे, जो सभी घिनौने काले कीचड़ में विघटित हो गए थे जो धीरे-धीरे कंटेनरों से भर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुश्किल से जंग लगे ताले में चाबी घुमा पाया। सदियों से कोई भी यहाँ खाने को देखने नहीं आया था, या शायद ये जानबूझकर किया गया था क्योंकि कोई भी इस गंदगी को साफ नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से उन दरवाजों को वापस बंद कर दिया और हैंडल के ऊपर एक छोटा सा एक्स बना दिया। यह उन पर निशान लगाने का उसका तरीका था ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसने कौन सा दरवाजा चेक किया है या नहीं। अगले 2 कमरों में उसे वे बेकार हथियार मिले जिनके बारे में उसने सुना था। लापरवाही से कमरे में फेंके जाने पर उसे टूटे हुए हथियारों के साथ क्षतिग्रस्त बक्से मिले। फर्श जंग लगे धातु के टुकड़ों और पोलांस के टूटे हुए शाफ्ट से ढका हुआ था। कमरे में लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन से देखने पर उसे आइटम विंडो की भरमार दिखाई दी जिसमें टूटे हुए उपकरण और धातु के टुकड़ों का वर्णन था जिसमें मध्यम आकार के लोहे से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील तक शामिल थे। ये उन हथियारों के अवशेष होने चाहिए जो शहर के समृद्ध होने पर उनके पास थे। जैसे ही सेठ को यह चिंता होने लगी कि यह सब कैसे स्टोर किया जाए, उसे मटेरियल बॉक्स का ख्याल आया। जब उसने कमरे में बक्से स्टोर करने की कोशिश की तो यह वास्तव में उसकी इन्वेंट्री में लेस देन हथियार क्षतिग्रस्त ग्रेटर देन के रूप में दिखाई दिया और ये बक्से भी ढेर हो गए। यह एक शानदार खोज थी क्योंकि इसका मतलब था कि वह भविष्य में इस तरह की वस्तुओं का उपयोग कर सकता था और अपने इन्वेंट्री स्लॉट को सभी प्रकार के हथियारों से नहीं भर सकता था जिन्हें वह ढेर नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने सभी टूटे हुए हथियारों को बक्सों में ठूस दिया और उन्हें इन्वेंट्री में डाल दिया। छोटे धातु के टुकड़े और स्क्रैप के टुकड़ों को ढेर करके रखा जा सकता था और अपनी इन्वेंट्री में डालने के बाद वे लेस देन धातु स्क्रैप छोटा ग्रेटर देन के सार्वभौमिक आकार को ले सकते थे जो एक प्लेन कार के आकार का था। जब उसने काम पूरा किया तो उसके पास स्क्रैप के लगभग 2 ढेर और टूटे हुए हथियारों और पैडिंग सामग्री से भरे 12 बक्से थे। अगले 3 कमरों में विभिन्न प्रकार के क्षतिग्रस्त कवच के टुकड़े और सेट रखे हुए थे जिन्हें लापरवाही से दरवाजे के सामने दीवार के साथ एक ढेर पर फेंक दिया गया था। वहां कोई टोकरा या कुछ भी नहीं था। एक बार शानदार कवच के जो अवशेष बचे थे वे लेस देन धातु स्क्रैप बड़ा ग्रेटर देन के 3 ढेर में बदल गए जो हाथ के निशान के आकार के थे। ब्रेसलेट, रिब्स और हेलमेट से लेस देन धातु स्क्रैप छोटा ग्रेटर देन के 2 ढेर स्केल कवच जैसे अधिक विस्तृत कार्यों से लेस देन कांस्य स्क्रैप ग्रेटर देन का एक ढेर। एक बार विस्तृत ब्रेस्टप्लेट से और क्षतिग्रस्त चेन में टुकड़ों का आधा ढेर। गीले, फफूंदयुक्त और क्षतिग्रस्त चमड़े के हिस्से जो चारों ओर बिखरे हुए थे उनसे घिनौनी गंध आ रही थी और वे अनुपयोगी लग रहे थे, इसलिए सेठ ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। अगला कमरा जिसे वह देखना चाहता था वह सभी तरह की पुरानी कुर्सियों और मेजों से भरा हुआ था। मोटी धूल और मकड़ी के जाले ने सब कुछ ढक रखा था, लेकिन उनमें अभी तक फफूंद नहीं लगी थी। शायद दावत और उस तरह की चीजों के लिए रखा गया फर्नीचर। सेठ ने कंधे उचकाए और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अगले कमरे में भी फर्नीचर था। सेठ ने अपने हाथ रगड़े और निष्कर्ष निकाला कि उसने टूटे हुए सामान को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया है। उसने अभी भी शस्त्रागार को लूटा नहीं था, लेकिन ये पहले से ही काफी लूट थी। लंबे गलियारे को देखते हुए अभी भी जांच करने के लिए बहुत सारे दरवाजे थे। यहाँ नीचे कहीं पुराने हथियार अभी भी संग्रहित थे। और इस तरह सेठ महल के घुमावदार अंदरूनी हिस्सों में नीचे की ओर बढ़ता रहा। उसे ऐसे ही कई कमरे मिले। कुछ में पुराना फर्नीचर था जो बहुत समय पहले यहाँ रखा गया था और कुछ में सिर्फ कुछ टुकड़े थे जिससे सेठ के लिए यह पहचानना संभव हो गया कि यह पहले क्या था। वह जितना आगे गया बेसमेंट उतना ही उपेक्षित दिखाई दिया। पत्थर की टाइलों पर गंदगी और कीचड़ जमी हुई थी और दीवारों के कोने भरे हुए थे। कुछ कमरे बिल्कुल खाली थे और उनके फर्श पर गंदगी और धूल के अलावा सड़ी घास भी जमी हुई थी। वे पुराने हथियार कहाँ थे? वह उन्हें पास नहीं कर सकता था, है ना? उसने हर दरवाजा चेक किया था। सेठ ने अगले दरवाजे को रोका जिसके हैंडल पर पहले से ही एक छोटा सा एक्स बना हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि बदबूदार चमड़े के टुकड़े जमीन पर फैले हुए थे। उसका दिल बैठ गया। तुम मजाक कर रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कमरा जिसकी उसने पहले ही जांच कर ली थी अचानक उसके सामने आ गया। हम तो ठीक है। जो भी हुआ, सेठ को संदेह था कि अब वह वापस जा सकता है या नहीं। उसने सावधानी बरतने और खोज जारी रखने का फैसला किया। उसे यह संदेह था कि वह शायद किसी कालकोठरी में घुस गया है। सेठ अपनी तलवार निकालना चाहता था ताकि अगर कुछ हो जाए तो वह तैयार रहे। इस पल उसे देर से एहसास हुआ कि इतनी बंद जगह में लड़ने के लिए लंबी तलवार वास्तव में उपयुक्त नहीं थी। तहखाने में जगह बहुत संकरी थी। अपने कौशल के साथ अगर वह यहाँ लड़ना शुरू करता तो वह छत, दीवार, फर्श या दरवाजों से टकराने का जोखिम उठाता। वह जिस भी काले जादू के चक्कर में फंसा था वह उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। हाँ, वह लोहार किस लिए था? वह धीरे से पीछे हट गया, चमड़े के टुकड़ों वाले कमरे में घुस गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह बैठ गया और सोचने लगा कि उसकी स्थिति में कौन सा हथियार सबसे उपयुक्त होगा। सेठ को नहीं पता था कि उसे देखा जा रहा है या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जब भी उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ देखा है तो स्थिति बदल सकती है। तो यह कोई छोटी सी चीज होगी जिसे वह तेजी से कर सकता है, जैसे खंजर, छोटी तलवार, डंडा या गदा। भाला बहुत बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन सेठ ने लंबे समय तक कोई लकड़ी नहीं देखी थी जिसे अच्छा भाला बनाया जा सके। जब वह अपनी सूची देख रहा था तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने खाली कमरे में लेस देन स्पिरिट फोर्ज ग्रेटर देन और लेस देन टार्टरस की निहाई ग्रेटर देन को बुलाया। ये निहाई को अच्छी तरह से देखने का उसका पहला मौका था। इसके बड़े आकार के अलावा इसके किनारों पर स्वर्ग और टार्टरस के दृश्यों को दर्शाने वाली अनोखी नक्काशी थी जो अलंकृत स्तंभों से अलग थी और ग्रीक कुंजी से घिरी हुई थी। सबसे पहला काम जो उसने किया वह था अपने कवच को ठीक करना और उसे सुसज्जित करना। इसके बाद वह सावधानी से कमरे से बाहर निकल गया और धीमी और नियंत्रित गति से फर्नीचर वाले कमरों में से एक में वापस चला गया। बेशक कवच पहनकर घूमना और किसी को डराना जोखिम भरा था, लेकिन उसने होशियार बनने की कोशिश करने के बजाय हमला होने की स्थिति में कवच पहनना बेहतर समझा। वह एक मेज और कुछ कुर्सियां सुरक्षित करने के बाद वापस आया और अपने पीछे एक आह भरते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अब उन्होंने लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन का मेनू खोला। काफी समय हो गया था जब उन्होंने कुछ मौलिक बनाया था, लेकिन संचालन बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल था। उसे यह विचार तब आया जब वह अपनी सूची में सांप की पसलियों को देख रहा था। उनकी प्राकृतिक वक्रता उसे हाल ही में देखी गई तलवार की याद दिला रही थी, जिसे खोपेश कहते हैं। उसने उस किशोर की पसलियों और नुकीले दांतों को सामग्री के रूप में उसमें भर दिया और सर्प खोपेश का खाका तैयार कर लिया। लेस देन सर्प खोपेश। असामान्य दुर्लभ। क्षति 100-200। स्थायित्व 350-500। संभावित विकल्प दुश्मनों को जहर की स्थिति से पीड़ित करना। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा डिजाइन की गई खोपेश के रूप में एक छोटी तलवार। इसमें ब्लेड के लिए सामग्री के रूप में एक विशाल सांप की हड्डियों या नुकीले दांतों का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन उपयोग की गई सामग्री पर निर्भर करता है।
हड्डी ब्लेड के लिए एक प्रतिकूल सामग्री है। क्षति की मरम्मत केवल स्थायी रूप से कम स्थायित्व के बदले में की जा सकती है। रक्तस्राव होने की 25% संभावना है। ग्रेटर देन। अगले घंटे में उसने कुछ लेस देन धातु स्क्रैप ग्रेटर देन को लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन में गला दिया। सफलता दर 45% के साथ बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन बदले में नुस्खा काफी सरल था। उसे गलाने की प्रक्रिया के दौरान बस अतिरिक्त कार्बन डालने की जरूरत थी। कैसे? उदाहरण के लिए स्मेल्टर में कुछ लकड़ी जलाना। गलाने वाले मेनू ने बाकी काम कर दिया। भले ही यह विफल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ को बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं थी। उसने ब्लूप्रिंट को सक्रिय किया और कुछ सिस्टम मार्गदर्शन के साथ पसलियों में से एक को लंबाई में विभाजित करने में सफल रहा। उसने छेद ड्रिल किए और पसलियों के अर्धचंद्राकार किनारे को तेज करके एक रिब ब्लेड बनाया। उसने छोटे सांपों में से एक की लेस देन आत्मा छोटा ग्रेटर देन को सांप के चमड़े के टुकड़े, रिब ब्लेड और स्टील में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने एक स्टील स्पाइन बनाया था जिसे ब्लेड से जोड़ा गया था। सेठ ने हैंडल को लपेटने के लिए सांप के चमड़े के टुकड़े का इस्तेमाल किया। जब उसने पानी का बैरल बुलाया और पूरे हथियार को उसमें डुबो दिया ताकि आत्मा को पूरी तरह से हथियार से जोड़ सके, तो उसे नियमित पूर्णता अधिसूचना के अलावा एक अलग सिस्टम अधिसूचना मिली। लेस देन डिंग। उपयोग की गई सामग्रियों का आत्मा के साथ गहरा संबंध है और उन्होंने एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा किया है। ग्रेटर देन। लेस देन सर्प खोपेश जोड़। असामान्य जोड़। क्षति 140-180। स्थायित्व 480। एक हर दूसरा स्लैश जहर की स्थिति में जोड़ 1 जोड़ देगा। जल्दबाजी में बनाया गया सर्प खोपेश इसके महत्वाकांक्षी निर्माता द्वारा बनाया गया। विशेष उपचार के कारण यह हथियार कठोर निष्पादन और अनुभव की कमी के बावजूद उच्च प्रदर्शन तक पहुंच गया है। रक्तस्राव होने की 10% संभावना ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया, सेठ ने संतुष्ट होकर कहा। सिस्टम की आलोचना से विचलित नहीं हुआ। अब उसके पास एक छोटी तलवार और हाथापाई के लिए उसके दस्ताने थे। जब सेठ ने मेज पर पड़ी चीजों से एक साधारण ढाल बना ली, तब उसने अपने सहायक हथियार तैयार कर लिए। वह तहखाने में लूटपाट जारी रखने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 57 पहला कालकोठरी 2। सर्वनाश का लोहार 57 पहला कालकोठरी 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ सिर्फ एक छोटी जादुई लालटेन के साथ अंधेरे और संकरे तहखाने के गलियारे में चला गया। यह ईंट की दीवार वाली नली की तरह अंधेरे में आगे और आगे की ओर जाता था। वह रास्ते के दोनों ओर के दरवाजों की जांच करता रहा और उन पर निशान लगाता रहा। उसने अभी तक कोई दोराहा या चौराहा नहीं देखा था। हाल ही में उसे जितने भी नए कमरे मिले वे खाली थे। कभी-कभी एक कमरे में कुछ फर्नीचर या अन्य कबाड़ होता था। अगर गलियारा धीरे-धीरे इस तरह नहीं बदल रहा होता, तो वह शायद चलना बंद कर देता या दिशा बदल लेता। यह एक संदूक था जो उसे एक कमरे में मिला था, जो पहली नजर में खाली लग रहा था। यह निश्चित नहीं था कि यह शायद एक नकल है या जाल। सेठ ने इसे एक तीर से मार गिराया था। तीर के प्रभाव से एक जाल सक्रिय हो गया और भालू के जाल की तरह जमीन से विशालकाय स्टील के जबड़े निकल आए। ये संदूक के सामने घुटने टेकने वाले किसी व्यक्ति का सिर काट देता या वहां खड़े किसी व्यक्ति को आधा काट देता। संदूक खाली और बेकार था, लेकिन सेठ ने खुशी-खुशी जाल के जबड़े संभाल कर रखे। शायद वह किस्मत वाला था कि दालान में अब तक कोई जाल नहीं लगा था। पत्थर की टाइलों वाले फर्श पर चलते समय वह और भी ज्यादा सावधान हो गया और ज्यादातर कमरों को सरसरी निगाह से देखा, अंदर कदम नहीं रखा। एक बात तो साफ थी, वह शायद किसी कालकोठरी में घुस गया था। उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है जब उसने एक नया दरवाजा खोला और एक भयानक बदबू उसके पास आई। ये बिल्कुल वैसा ही कमरा था जैसा कि उसने पहले देखा था। बैरल और बक्से सड़े हुए और पहचाने न जा सकने वाले सामान से भरे हुए थे। यहाँ तक कि भयानक बदबूदार कीचड़ में फर्श पर अभी भी उसके पैरों के निशान थे, लेकिन दरवाजे पर कोई निशान नहीं था। मुझे मत बताओ कि दरवाजे भी बदल जाते हैं, सेठ ने बुदबुदाया। अगर नहीं तो सिर्फ कमरों की जगह बदली, बल्कि दरवाजे भी बदल गए, तो उसके निशान बेकार थे। फिर वह क्या कर सकता था? उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कुराहट उभर आई। उसने कुर्सी का टूटा हुआ पैर निकाला और दरवाजों में आग लगा दी। सेठ को नहीं लगा कि कालकोठरी के दरवाजे फिर से बन जाएंगे, क्योंकि दरवाजों पर छोड़े गए निशान अभी भी वहां थे। इसलिए वह इत्मीनान से गलियारे से नीचे चला गया और कमरे में एक नजर डालने के बाद बाएं और दाएं दरवाजे में आग लगा दी। जल्द ही उसके सामने बिना दरवाजे वाले कमरे दिखाई देने लगे। कुछ उसने देखे थे, कुछ नहीं। प्रल्यू। अचानक उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो सुनसान तहखाने में नहीं आ रही थी। ये सामने के अंधेरे में कहीं से एक अजीब सी ऊंची आवाज में रोने की आवाज थी। सेठ ने मेज के पैर का एक मुट्ठी भर टुकड़ा निकाला, उसमें आग लगाई और उसे अंधेरे में फेंक दिया। प्रियुभा। उसके सामने के रास्ते को रोशन करने वाली चमकीली आग की गेंद रास्ते में खड़ी किसी छोटी सी चीज से टकराई। यह उस जीव के पास फर्श पर गिरी और उसे हल्के नीले रंग की रोशनी से नहला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक घिनौना सा पिरान्हा जैसा दिखता था जिसकी उभरी हुई आंखें, उभरे हुए दांत और चारण थे। ये सेठ के घुटने की ऊंचाई तक पहुंच गया था और इसके अगले पैरों में एक छोटा सा त्रिशूल था। सेठ को नहीं पता था कि यह जीव क्या है, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। ठनका। लेस देन डिंग। आपने स्वयं पिग्मी लव 0.9 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। एक तीर ने आसानी से छोटे लड़के की जान ले ली। सेठ ने दूर से लाश को देखा और कुछ ही देर बाद वह गायब हो गई। आखिरी संकेत कि वह वास्तव में एक कालकोठरी में था। महल का तहखाना वास्तव में एक कालकोठरी में बदल गया था और उसे अभी भी बाकी हथियार नहीं मिले थे। वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या वह वापस जाकर निकल सकता है या उसे पहले कालकोठरी का केंद्र खोजना था। हाँ, चलो घूमे। उसने पलटकर देखा और जो उसने देखा वही दीवार थी। मुझे लगता है तो ये कालकोठरी कोर है। उसने कंधे उचकाए और अपने सामने अंधेरी सुरंग की ओर मुड़ गया। कालकोठरी स्पष्ट रूप से बदल गई थी। कमरों तक जाने के लिए अब कोई दरवाजा नहीं था और वे केवल बमुश्किल रोशनी वाली दीवारों के साथ अंधेरे छेद थे। सेठ को अंधेरे पर भरोसा नहीं था और उसने अपने सामने के रास्ते को रोशन करने के लिए जलती हुई लकड़ी के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया। गलियारा धीरे-धीरे एक मिट्टी की सुरंग में बदल गया जैसे कि किसी जानवर का बिल हो। कभी-कभी उसे कमरों में कुछ दलदली बौने मिल जाते थे, लेकिन वे ज्यादातर खाली होते थे। एक घिनौनी बदबू उसकी नाक में घुस गई और उसने जल्दी इसका स्रोत खोज लिया। रास्ते के दोनों ओर के गड्ढों में कभी-कभी लाशें दिखाई देने लगी। उनके आधे खाए हुए और सड़ते हुए शरीर ऐसे चित्रों से ढके हुए थे जो महल के नौकरों की वर्दी से मिलते-जुलते थे। क्या यही वजह थी कि स्टाफ रूम इतने खाली थे? अधिकाधिक कमरों में सड़ते हुए शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ तो पहले से ही बूढ़े और सूखे हुए लग रहे थे। नौकर कब से महल से गायब हो रहे थे, या शायद ये लोग पुराने जिले में गायब हो गए थे। शायद उनमें से कुछ, लेकिन शायद सभी लुप्त नहीं हुए। यही समाप्त हो गए होंगे, उसने सोचा। दलदल मोहिनी को याद करते हुए यूट्रेड ने उसे मार दिया था। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, उन पिग्मी से ज्यादा खतरनाक कुछ होना चाहिए था। यह दृश्य उसे एक खेल की याद दिलाता था। उसने डेड गैलेक्सी खेला था और वह जानता था कि शांत दिखने वाली लाशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने हाल ही में कई बार असली मरे हुए लोगों को देखा था। सेठ ने रास्ते पर चलते हुए हर लाश को जला दिया। कुछ देर चलने के बाद सुरंग आखिरकार एक बड़ी गुफा में बदल गई। बदबू से उसे उल्टी आ गई और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। निचली छत से जड़ें लटक रही थी और कमरे के बीच में एक अनियमित क्रिस्टल का गोला था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी जमीन पर गोले के चारों ओर एक घेरे में बिछी लाशों का ढेर। फिर लालटेन अंधेरी हो गई, मानो ये बिल्कुल सही समय पर हुआ हो। उसके पीछे सुरंग में लकड़ी के टुकड़े बहुत पहले ही जल चुके थे और सेठ एकदम अंधेरे में खड़ा था। उसने इंतजार किया, बस एक पल। फिर जितनी जल्दी हो सके उसने जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों को हर दिशा में फेंकना शुरू कर दिया। अचानक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और एक परेशान करने वाली आकृति पर पड़ी। बटलर की वर्दी पहने एक कृषिकाय आदमी, जिसके सफेद बालों का विशाल याल छिपकली की तरह छत पर लटका हुआ था।
उभरी हुई आंखें टेनिस बॉल के आकार की और सूखे हुए होंठ गोल दांतों वाले पतंगे को उजागर करते हुए। ये रुस्लान का बहुत ही विकृत रूप था। ओह इतना दयालु मुस्कुराता हुआ मुख्य बटलर। शिष्या, रुस्लान ने फुसफुसाते हुए कहा, जब तेज रोशनी उसकी बड़ी-बड़ी उभरी हुई आंखों में पड़ी और जब उसने अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की तो वह छत से नीचे गिर गया। सेठ ने उस क्षण पर निशाना साधा जब वह गिर रहा था और उसने खोपे से उस पर एक भयंकर वार किया, लेकिन दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति हवा में ही अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को हिलाने में कामयाब रहा और घातक वार को एक उथले घाव में बदल दिया जिससे उसके कपड़े क्षतिग्रस्त हो गए लेकिन केवल त्वचा को छूकर निकल गया। चौ, तुम एक ब्लैकथमित के बारे में मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। उसने थूका और अपना हाथ हिलाया। हवा मृगतृष्णा की तरह टिमटिमाने लगी और वह गायब हो गया। सेठ ने जल्दी से इधर-उधर देखा और कदमों की आवाज सुनने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें बंद करके आग की चिंगारी और उसके पार की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया तो वह वास्तव में गायब होने लगी। गंध गायब हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह घर पहुंच चुका था। उसका असली घर। वह अपने कमरे में था और खिड़की से धुंधली धूप अंदर आ रही थी। उसने लिविंग रूम में हंसी सुनी, एक महिला की घंटी जैसी आवाज और एक आदमी की गहरी आवाज जो बात कर रहा था और हंस रहा था। वह अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम में चला गया। वहां वे सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, मानो ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। वहां उसके माता-पिता बैठे थे। उसकी मां और पिता उसके पिता की पसंदीदा उत्तरजीविता वृत्त चित्रों में से एक को एक साथ देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने अपने हाथ में हथियार ढूंढा लेकिन वह गायब था। उसने एक साधारण टी शर्ट और पायजामा पैंट पहना हुआ था। प्रिय, क्या हुआ? क्या हमने तुम्हें जगा दिया? आओ बैठो और हमारे साथ देखो। उसकी मां की आवाज की स्पष्ट ध्वनि उसके कानों में घुसी। उसने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी मां खड़ी हुई और उसके पास आई। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा उसने याद किया था। उसके बाल भी उसके जैसे काले थे और उसकी आंखों के चारों ओर छोटी-छोटी हंसी की रेखाएं थीं। उसके दिल में एक कड़वी मीठी उदासी भर गई और उसमें एक जलती हुई आग भी घुल गई। वह जानता था कि यह एक भ्रम था और उसे इस बात से नफरत थी कि यह एक भ्रम था। लेकिन जब उसकी मां उसके पास आई तो वह हिल नहीं सका और उसके मन में एक तीव्र पीड़ा छा गई। भ्रम दूर हो गया और उसकी आंखों के सामने का दृश्य गायब हो गया। जहां उसकी मां खड़ी थी वहां रुस्लान का विकृत चेहरा था। ऊग, उस प्राणी का हाथ उसके पेट में गहराई तक धंसा हुआ था तथा उसकी अंतड़ियों में खोजबीन कर रहा था। चे, लोग इन छोटी-छोटी बातों के लिए आसानी से गिर जाते हैं। यह पागलों की तरह हंसा। आप हंसी को दबा दिया गया क्योंकि लोहे की पकड़ वाले दो हाथ राक्षस के गले के चारों ओर बंद थे। ये व्यक्तिगत था। सेठ ने हथियार और ढाल छोड़ दी थी और अपने नंगे हाथों से हंसे हुए रुस्लान की गर्दन दबाना शुरू कर दिया था। चू, मेरा दम घोंट नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ। सेठ ने सारी समझदारी छोड़ दी और अपने कच्चे बेकाबू गुस्से को अपने शरीर से निकलने वाली आग की लपटों में बदलना शुरू कर दिया। वह प्राणी चीख उठा। उसने खरोचा। उसके पंजे जैसे कीलों ने उसकी त्वचा और मांस को चीर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुस्लान के हाथ जल गए। उसके कपड़े जल गए। उसका कवच पिघल गया। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी भावनाओं से अपनी आग को और भड़काया और रुस्लान को पिघलते, जलते हुए देखा जब तक कि राख के अलावा कुछ नहीं रह गया। लेस देन डिंग, बधाई हो, आपने डेंगोन मास्टर रुस्लान +.20 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप +.18 पर है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक डेंगोन कॉन्करर प्राप्त हुआ। आपने सभी राक्षसों और डेंगोन के मालिक को मार डाला है। डेंगोन में सभी विशेषताएं 10% बढ़ जाती हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, कौशल फायर एफिनिटी +.9 बन गया है। एक भयानक सिरदर्द जैसे चाकू से वार किया गया हो उसके मस्तिष्क पर हमला कर दिया और सिस्टम के नोटिफिकेशन पृष्ठभूमि में चले गए। वह बेहोश हो गया और सब कुछ अंधकार में हो गया। लेस देन डिंग, तुम मर गए हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 58 परिणाम। सर्वनाश का लोहार 58 परिणाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया। आप केवल कुछ समय के लिए ही आए हैं। सेठ एक काले रेगिस्तान में काले आसमान के नीचे खड़ा था जिस पर धूसर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसके सामने आत्मा की आग से बना एक विशालकाय बौना खड़ा था जो उदास दृश्य को रोशन कर रहा था। उसकी तेज आवाज सेठ के सीने में गहराई तक गूंज रही थी। तुमने मेरी क्लास को एक दिलचस्प कौशल के साथ जोड़ दिया, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यह अच्छा है कि तुम यहाँ केवल अस्थायी रूप से हो। तुमने अभी मेरी विरासत को विरासत में लेना शुरू किया है। कौन है? सेठ ने पूछना शुरू किया, लेकिन विशालकाय बौने ने उसे बीच में ही रोक दिया। समय समाप्त हो गया है छोटे, अब तुम्हें जाना होगा। बस एक आखिरी सलाह, अगर तुम सच में मेरी विरासत को विरासत में लेना चाहते हो तो और मजबूत बनो। इसके साथ ही वह गायब हो गया और उसे गोधूली में छोड़ दिया जो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सेठ, क्या तुम ठीक हो? तुम गिल्ड में क्यों पुनर्जीवित हुए? क्या तुम किसी कालकोठरी में चले गए थे? उन्मादी परी ने अभी भी बेहोश सेठ से पूछा। क्या उसने कुछ सपना देखा था? इधर-उधर देखने पर उसने खुद को गिल्ड के मीटिंग रूम में से एक में सोफे पर लेटा हुआ पाया। पूरी तरह से नग्न, सिवाय शिष्टाचार के उस पर एक कंबल डाले जाने के। शांत हो जाओ फिन, गिल्ड, सेठ ने बड़बड़ाते हुए कहा और याद किया कि महल के तहखाने में क्या हुआ था। रुस्लान जो कुछ भी बन गया था उसे मारने के बाद वह बेहोश हो गया। भयानक सिरदर्द, क्या वह मानसिक शक्ति का अधिक उपयोग करने से मर गया? नाम, सेठ स्मिथ। लेस देन एविसर का चिन्ह ग्रेटर देन। शीर्षक, विचार से भी तेज। स्तर 17, अनुभव 85%, रेस ओरिहुमा, लिंग पुरुष, आयु 23, वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय, संबद्धता सिस्टम चच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88, स्वास्थ्य 1000, मन 170, शक्ति 55, निपुणता 55, चपलता 38, खुफिया 17, इच्छा शक्ति 35, धीरज 45, व्यक्तित्व 12, भाग्य 18 जोड़ 10, निःशुल्क एपी विशेषता अंक 0, निःशुल्क एसपी कौशल अंक 0, रक्षा भौतिक 185 135 जोड़ 5 0 इंडेक्स 3, जादुई 95 70 जोड़ 2 5 विल्स 2, अग्नि प्रतिरक्षा। वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और ठीक हो गया था। वह भाग्यशाली था कि यह एक कालकोठरी में हुआ। रुको, उसे याद आया कि वह +.18 पर पहुंच गया था, तो उसका स्तर अनुभव की हानि से भी गिर सकता था। इसके अलावा सेठ ने अपने सभी उपकरण यहां तक कि अपनी अंगूठी भी पूरी तरह से जला दी थी। यहां तक कि बॉस की आत्मा भी। उसे इस तरह से नियंत्रण क्यों खोना पड़ा? कौशल विंडो, लोहार प्रशिक्षु +.47% करामात शुरुआती +.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल गोल्डस्मिथ शुरुआती +.1, लोहार की आंखें +.4, ब्लूप्रिंट अप्रेंटिस +.2, आत्मा संचार +.2,
स्पिरिट स्मिथी लव 0.4, आत्मा पर कब्जा लव 0.3, हथियार महारत एडेप्ट लव 0.5 35%, शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.7, भय प्रतिरोध लव 0.8, अग्नि स्नेह लव 0.1, अग्नि हेरफेर लव 0.7, मानचित्र लव 0.4, अवलोकन लव 0.3, छिपाव लव 0.4। क्या यही कारण था कि लेस देन फायर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आखिरकार बदल गया था? वह नोटिस को पूरी तरह से सुनने से पहले ही बेहोश हो गया था, लेकिन लेस देन फायर एफिनिटी ग्रेटर देन लव 0.10 तक पहुंचने पर लेस देन फायर अफेक्शन ग्रेटर देन तक रैंक कर गया होगा। कुल मिलाकर उसे इसे शुद्ध लाभ मानना चाहिए। उसने अपना कवच और वह खोपेश खो दिया, लेकिन वह उन्हें कभी भी बना सकता था। दूसरी ओर उसने अभी भी कुछ अनुभव प्राप्त किया और उसका कौशल रैंक में ऊपर चला गया। फिर भी कारण काफी सुखद नहीं था। जो हुआ उसे याद करते हुए उसने जल्दी से अपने माता पिता की यादों को पैक कर दिया। इस साहसिक कार्य ने एक पुराने घाव को फिर से खोल दिया था, लेकिन उसके पास इससे निपटने का समय नहीं था। उसने फिन को कमरे से बाहर निकाल दिया और कपड़े पहन लिए। ओलिविया ने शोरगुल सुना और जल्दी ही कमरे में दाखिल हो गई। सौभाग्य से सेठ इस समय पूरी तरह से तैयार था। गिल्ड के वर्तमान वास्तविक प्रमुख के रूप में उसे एक अपंजीकृत कालकोठरी में मरना एक ऐसा मामला था जिससे उसे निपटना था। सेठ के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ नहीं था और उसने मोटे तौर पर उसे बताया कि क्या हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने अपने कौशल का उपयोग करके कालकोठरी के मालिक को राख के ढेर में कैसे बदल दिया। वह सभी लाशों के बारे में सुनकर चौंक गई। जब सेठ ने उसे बताया कि उसने उन्हें कैसे जलाया तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। सेठ ने उससे इसके बारे में पूछा और उसने उसके अनुमान की पुष्टि की। आमतौर पर लाशें चाहे राक्षस हो या नहीं कालकोठरी में गायब हो जाती हैं। उसने उन्हें कालकोठरी की भीड़ के रूप में जगाए जाने से पहले जलाकर एक गोली को चकमा दिया था। फिर भी शहर के बीच में इतने सारे पीड़ितों के साथ एक अनजान कालकोठरी, यह इस बात का एक और संकेत था कि स्थानीय गिल्ड शाखा वास्तव में कितनी कम कर्मचारी वाली और परित्यक्त हो गई थी। गिल्ड मास्टर अभी भी गायब था, इसलिए वह कोई कार्यकारी निर्णय नहीं ले सकती थी, लेकिन ओलिविया ने उनसे कहा कि वह इसके बाद की स्थिति से निपटेगी, जैसे कि लॉर्ड और मुख्यालय को सूचित करना। फिर भी उसने सेठ से कहा कि जब तक चीजें नियंत्रण में न आ जाएं, तब तक वह उस कालकोठरी में प्रवेश न करे। वैसे भी सेठ के पास उपकरणों का एक और सेट बनाने से पहले कालकोठरी में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं थी। वह बस उन संग्रहित हथियारों को न पाने के बारे में थोड़ा परेशान था। वह बस अपने कंधों को सिकोड़ सकता था और इसे जाने दे सकता था। बहुत देर हो चुकी थी और सेठ ने अभी अपनी पहली मृत्यु का अनुभव किया था, इसलिए वह और फिर एक अच्छा खाना खाने और शराब पीने के लिए शहर चले गए। जब वे महल में लौटे तो रात बहुत हो चुकी थी। स्वामी को पहले ही पता चल चुका था कि उसका मुख्य बटलर एक शैतानी राक्षस है जो उसके कर्मचारियों और नागरिकों को खा रहा है और अपने नए मेहमान को मारने की कोशिश कर रहा है। बस उसे मार दिया जाना चाहिए। नशे में धुतपरी और लोहार का स्वागत नौकरानियों की एक जोड़ी ने किया। शुरू में स्वामी उनसे अभिवाद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे पूरी तरह नशे में हैं, तो उन्होंने तारीख बदलकर कल कर दी। नौकरानियां उन्हें अपने कमरे में ले गईं, जहां वे पलंग को छूते ही सो गए। सेठ की नींद उसके कानों में तेज खर्राटों की आवाज से खुली। हैंगओवर के कारण उसके सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो गया था। उसके मुंह का स्वाद बहुत ही घिनौना था और उसे याद नहीं था कि कल शाम को क्या हुआ था। वह सोती हुई परी को पीछे छोड़कर बाथरूम में नहाने चला गया, जो उनके कमरे से जुड़ा हुआ था। जब वह बाद में अपने कमरे से बाहर निकला तो एक नौकरानी पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने भगवान से इस बारे में अच्छी बातचीत की कि क्या हुआ था और एक मरहम लगाने वाले ने वास्तव में उसके हैंगओवर से छुटकारा दिलाया। अब बस महल के रसोई द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट नाश्ता ही बाकी था। ये साइमन के साथ की गई दावत से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता था, लेकिन इस बार उसके खाने के लिए कोई हो नहीं कर रहा था। खाने की मेज पर नींद में डूबी परी उसके लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। अब सेठ को बहुत बेहतर महसूस हुआ। महल के चिकित्सक ने उसे एक बार देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। वह आखिरकार फिर से शिल्पला शुरू कर देगा। वह प्रेरित चाल के साथ शस्त्रागार में प्रवेश किया और जुड़े हुए कमरे में पूरी लोहार को बुलाया। स्पिरिट फोर्ज, भट्ठी, निहाई पीसने वाला पहिया, बैरल और नई चीजें, उत्कीर्णन और जौहरी की मेज। उत्कीर्णन टेबल एक बड़ी वर्कबेंच थी जिसमें कई उत्कीर्णन उपकरण और एक जादुई संरचना थी जो पूरे टेबल टॉप को कवर करती थी। इसका उपयोग उत्कीर्ण जादुई संरचना को शक्ति देने के लिए किया जा सकता था जो आसपास से मान को अवशोषित करती थी और गलतियों और समस्याओं का परीक्षण करती थी। ये बहुत दिलचस्प था। दूसरी ओर जौहरी की मेज एक अर्धवृत्ताकार कटआउट वाली वर्कबेंच थी जिसके पीछे की ओर कीमती धातु की धूल और स्क्रैप को पकड़ने के लिए आभूषणों पर काम करते समय एक जगह थी। इसमें छोटे और सटीक काम के लिए बहुत सारे उपकरण थे, जैसे कि बहुत पतले आरी ब्लेड वाली आरी, फाइलें, एक छोटा बना जो आत्मा की आग उगलता है, एक पिंजरा और इसी तरह के अन्य उपकरण। ये थोड़ी लंबी थी और दूसरी तरफ रत्नों को काटने के लिए सेटअप था, जैसे कि जौहरी लूप और एक महीन पीसने वाला पहिया और इसी तरह का कुछ और। ये टेबल फोर्ज के बगल में साधारण वर्कबेंच के बगल में पहला सामान्य दिखने वाला क्राफ्टिंग स्टेशन था। जब उसने अपना हाथ मेज पर रखा तो एक खिड़की खुल गई। लेस देन, क्या आप जौहरी की मेज को हमेशा के लिए खोलने के लिए निपुणता परीक्षण लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, नहीं, ग्रेटर देन। सेठ को अचानक याद आया कि सचमुच में कहा गया था कि इस क्राफ्टिंग स्टेशन को एक परीक्षण की आवश्यकता होगी। अनलॉक होने के लिए आखिरकार उसके पास समय और शांति थी, इसलिए उसने हाँ पर क्लिक कर दिया। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन खोज, एक बढ़िया सोने की चेन बनाओ। कठिनाई दी, ज्वेलर्स टेबल अस्थायी रूप से अनलॉक है। क्राफ्टिंग स्टेशन, ज्वेलर्स टेबल को स्थायी रूप से अनलॉक करने के लिए आपको अपनी निपुणता साबित करनी होगी और एक बढ़िया सोने की चेन बनानी होगी। आवश्यकता, बढ़िया सोने की चेन 0/1। पुरस्कार, ज्वेलर्स टेबल को स्थायी रूप से अनलॉक करें। ग्रेटर देन। लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन, बेशक, उसने स्वीकार कर लिया। उसने लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन के ब्लूप्रिंट को देखा और बढ़िया सोने की चेन ढूंढ ली। इसके लिए 50 की निपुणता की आवश्यकता थी, इसलिए सेठ ने इसे बनाने में सक्षम होने के लिए मुश्किल से ही यह शर्त पूरी की। लेकिन सबसे पहले उसे बढ़िया सोने का तार बनाने की जरूरत थी, इसलिए उसने जाली बनाना शुरू किया और अपने सोने के एक सिल्लियों को एक पतली पट्टी में ढाला। जब ये काफी पतला हो गया तो वह जौहरी की मेज पर मौजूद एक उपकरण का इस्तेमाल करने में सक्षम हो गया। पहले वह केवल हथौड़ा चला सकता था या तार खींच सकता था, लेकिन इस उपकरण ने तार को और भी महीन बनाने के लिए रोलर का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्लूप्रिंट के निर्देशों का पालन करते हुए बारीक छल्ले बनाए और उन्हें एक पतली और हल्की सुनहरी चेन में जोड़ दिया। ये बिल्कुल सही नहीं था, मानो इसे किसी मशीन द्वारा बनाया गया हो, लेकिन इसका अपना आकर्षण था। लेस देन डिंग, आपने अपनी पहली एक्सेसरी बना ली है। डेक्स जोड़ 1 प्रवीणता अर्जित की है। ग्रेटर देन। उसका लेस देन सुनार शुरुआती लव 1 ग्रेटर देन वास्तव में सिर्फ इस एक सरल चेन से 75% बढ़ गया। जरूर, ये ठीक था, लेकिन यह मुश्किल नहीं था। उसकी पहले से ही उच्च निपुणता के लिए धन्यवाद। अपनी वर्तमान निपुणता के साथ उसके पास अपने सुनार कौशल को स्तर देने के लिए एक अच्छा आधार था। लेस देन डिंग, आपने खोज पूरी कर ली है। एक बढ़िया सोने की चेन बनाओ। आपने जौहरी की मेज को हमेशा के लिए अनलॉक कर दिया है। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संचालित एआईपीसी के साथ भविष्य की तैयारी करें। इंटेल संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 59 झिके में एक दिन। सर्वनाश का लोहार 59 झिके में एक दिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जब ये सब खत्म हो गया था तो सेठ उन सभी छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो अब तक सामने आई थी। सबसे आसान काम था आखिरकार प्राचीन कांसे के गहनों को स्कैन करना, जिनमें कुछ क्षतिग्रस्त जादू थे। उसके पास 5 ट्रिंकेट थे जो साधारण जादू सर्किट के संकेत दिखाते थे। जब उसने उन्हें स्कैन किया तो उसे खंडित सर्किट मिले। सौभाग्य से 5 में से 3 पूरक थे और एक जादू में बदल गए जो पहनने वाले की रक्षा और स्वास्थ्य पुनर्जनन को बढ़ा सकता था।
तो इसने धीरज विशेषता के समान कुछ किया, अन्य 2 टुकड़े सर्किट के हिस्से के रूप में उसकी सूची में रहे। इसका मतलब था कि अब उसके पास स्वास्थ्य, स्थायित्व और क्षति को बढ़ाने के लिए 3 जादू सर्किट थे। उसके पास इस समय जादू करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने गलाने का काम जारी रखा। उसके पास गलाने के लिए बहुत कुछ था, शस्त्रागार में हथियार, कालकोठरी में मिले स्क्रैप, प्राचीन कांस्य। लेकिन सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन बार आए। वह उन्हें सोने और चांदी की सलाखों में विभाजित करेगा। एक और चीज जो वह करना चाहता था वह था डेल्टन से अपने साथ लाए गए आभूषणों को गलाना। उसने पाया था कि साधारण आभूषण उस सामग्री से ज्यादा मूल्यवान नहीं है जिससे वह बना है, अगर उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक और बात जो उन्होंने महसूस की वह ये थी कि ज्यादातर जादू को प्रभावी होने के लिए एक द्वितीयक ऊर्जा भंडार या स्रोत की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर या तो जादू की आपूर्ति करने वाला उपयोगकर्ता होगा, जादू को संग्रहित करने वाला कोई रत्न, पत्थर या किसी जानवर से प्राप्त जादू का कोर। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बाद में आजमाना चाहता था, क्योंकि उसने आत्मा के संचार से जो विशेष हथियार बनाए थे उन्हें जादुई शक्ति डालने की जरूरत नहीं थी। सेठ देखना चाहता था कि क्या वह स्थायी जादू कर सकता है, क्या वह जादुई सर्किट को आत्माओं की शक्ति से जोड़ने में कामयाब हो सकता है। लेकिन ये बहुत बात की बात थी। अब उसने पहले गहनों से सभी रत्न एकत्र किए और उन्हें गलाया। पहले से तैयार उत्पादों को मंत्रमुग्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए वह केवल बात के लिए रत्न बचा सकता था और कच्चा माल प्राप्त कर सकता था। आभूषण जो सोने और चांदी का मिश्र धातु भी था और इलेक्ट्रॉन बार को भट्टी में डालते हुए सेठ ने भट्टी को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह लेस देन फायर एफिनिटी ग्रेटर देन और लेस देन फायर अफेक्शन ग्रेटर देन के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह तापमान को बहुत अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और उसने महसूस किया कि आग ने खुद ही अपनी मर्जी से उसकी इच्छा का पालन करने की कोशिश की और उसे सेठ से बहुत कम मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने भट्टी में तापमान को बारीकी से नियंत्रित किया और जब सामग्री पूरी तरह पिघल गई तो उसमें मौजूद चांदी, सोना और अन्य धातुएं उनके घनत्व के अनुरूप अलग अलग परतों में अलग होने लगी। एक बार मिश्र धातु अलग हो जाने के बाद वह उन्हें एक एक करके निकालने और उन्हें सिल्लियों में बदलने में सक्षम हो गया। उसके पास ज्यादातर सोना और चांदी ही बची, लेकिन प्लेटिनम और तांबे जैसी धातुओं के कुछ छोटे टुकड़े भी मिले। दिलचस्प बात यह है कि प्लेटिनम उपकरण बनाने की सामग्री के रूप में बेकार था, क्योंकि यह स्टील से भी बदतर जादू करता था। सभी कीमती धातुओं और रत्नों को तोड़कर उन्हें अपनी सामग्री की पेटी में वापस रखने के बाद उसने निर्णय लिया कि सुबह के काम के लिए यह पर्याप्त है और वह दोपहर के भोजन के लिए चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शेफ्स डे। वह फिर से वहां था। महल का रसोइया सेठ को उस खाने को नष्ट करते हुए देखकर पसीने से लथपथ हो गया था जिसे वह और उसके साथी उस पर फेंकते रहते थे। वह एक अथाह खाने वाला था और वे मुश्किल से उसकी बनाई चीजों को निगलने की गति के साथ तालमेल बिठा पाते थे। क्या उसने चबाया भी था? रसोइये को गंभीर संदेह था कि सेठ बस उसे चूस रहा था और उसे सांप की तरह निगल गया। यह इतना बुरा नहीं होता अगर वह परी गंभीरता से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रही होती और अपने शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा खाती। लोहार एक चीज थी, लेकिन वह खाना आखिर कहां गया? एक बार जब वह इस भ्रामक प्यारे छोटे मुंह में चला गया। मुफ्त खाना शायद सबसे बुरा सौदा था जो भगवान इस आदमी के साथ कर सकते थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक बार जब उसके पेट की मांग शांत हो गई तो सेठ शस्त्रागार में वापस चला गया। दोपहर के भोजन के बाद फिन उसके पीछे गया और उसे अपना काम करते देखा। उसने बाकी दिन कालकोठरी से मिले लेस देन धातु के स्क्रैप ग्रेटर देन और टूटे हथियारों को गलाने में बिताया और इसे लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन के 4 पूरे ढेर और सामान्य कांस्य सिल्लियों के एक ढेर में बदल दिया। वह शाम को फिन, लॉर्ड और इकराम के साथ डिनर करने के लिए रुका। फिन्स दिवस। फिन अकेले नाश्ता करने के बाद महल से चला गया था। सेठ ने उसे जगाया नहीं था, इसलिए वे साथ में खाना खा सकते थे और वह थोड़ा नाराज महसूस कर रही थी। क्या उसे डर था कि वह उसका खाना चुरा लेगी? वह सजा के तौर पर दोपहर का खाना पूरी तरह से नष्ट कर देगी। बस तुम इंतजार करो, उसने छोटी मुट्ठी बांधकर सोचा। उसने कहा, उसे नहीं पता था कि आज आगे कहां जाना है। उसने गिल्ड मास्टर को खोजने के लिए सूचना दलाल या किसी भूमिगत संगठन की तलाश में पिछले दिन बिताए थे। यहां तक कि संगठित अपराध और संदिग्ध व्यवसायों ने भी जगह को छोड़ दिया था। वहां कोई पेशेवर नहीं था। यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान था। लोग अक्सर इस जगह को छोड़ना चाहते थे। उसे बस एक स्थानीय वाणिज्य संघ का दौरा करना था, फिर भी यह उजाड़ साहसी संघ से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा था। फिन बार या स्थानीय व्यवसायों को देखने के मूड में नहीं था। दिन के इस समय में शराब पीने वाले छोटे छोटे लोग थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अभी भी गिल्ड मास्टर को जानता हो। बस बहुत समय हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में फिन ने फिर से गिल्ड के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। हो सकता है कि ओलिविया के पास कुछ सुझाव हो जिनसे वह पूछ सकती थी। क्या कोई है जो गिल्ड मास्टर को जानता हो? ओलिविया ने हैरान होकर पूछा जब परी ने उसके कार्यालय में बातचीत करने का अनुरोध किया। हम शायद वहां है। एक मिनट रुको। वो खड़ी हुई और अपने डेस्क के बगल में एक कैबिनेट खोला और फोल्डरों का एक गुच्छा देखा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी डेस्क पर खड़ी छोटी परी के सामने एक दस्तावेज रखा। यह एक सेवानिवृत्त साहसी व्यक्ति का रूप है। बूढ़ा आदमी जेनकिंस साहसी लोगों की पुरानी पीढ़ी में से एक था। वह इविसर घटना से कुछ समय पहले सेवानिवृत्त हुआ था। अगर वह अभी भी शहर में है तो वह आपको गिल्ड मास्टर और उसके ठिकाने के बारे में अधिक बता सकता है, ओलिविया ने जोर देकर कहा। फिन ने सिर हिलाया। क्या पुरानी पीढ़ी के और भी लोग हैं? यदि ओल्ड जेनकिंस बात नहीं करते तो किसी और से मिलना अच्छा होगा। दुर्भाग्य से वे सभी या तो चले गए या मर गए। युवा पीढ़ी के गायब होने के बाद कई पुराने लोग स्थिति को सुधारने की कोशिश करने के लिए आगे आए। हालांकि यह व्यवस्था कई समस्याओं को कम करती है, फिर भी उम्र की कीमत चुकानी पड़ती है। उनमें से कई दलदल में गायब हो गए। उसने ध्यान भटकते हुए दूर तक देखा। शायद ये भी एक कारण था कि गिल्ड मास्टर ने हार मान ली थी। इतने सारे पुराने दोस्तों और लोगों को मरते हुए देखना। ओल्ड जेनकिंस को छोड़कर सभी उसके बाद चले गए। जब तक उनके पास बचत थी वे अपने परिवारों के साथ ओरिए को चले गए। तो ओल्ड जेनकिंस फिन का एकमात्र मौका था। परी ने मुख्य रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद दिया और जल्द ही गिल्ड छोड़ दिया। वह बाहर निकलते समय मैरी से मिली थी। लड़की बहुत प्रेरित थी और फिन के साथ दोस्ताना व्यवहार करती थी। पिछली बार जो हुआ उसके लिए वह परी के प्रति बहुत आभारी थी और उसने फिन को एक छोटे से ब्रंच के लिए आमंत्रित किया। फिन को जल्दी नहीं थी और उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे वास्तव में उस भोजनालय में गए जहां फिन और सेठ हाल ही में रुके थे। हाय कॉमन। हमेशा की तरह उसने सराय के मालिक का अभिवादन किया और उसी समय ऑर्डर भी किया। फिन के ऑर्डर पर आए खाने के ढेर को देखकर मैरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने परी को आमंत्रित किया था और सोच रही थी कि क्या वह इससे आर्थिक रूप से उबर पाएगी। लेकिन छोटी धूप की मासूम मुस्कान को देखकर उसका दिल शांत हो गया और यह सब सार्थक हो गया। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे सेठ अपने काम में व्यस्त था और फिन गिल्ड मास्टर और उसकी समस्याओं की तलाश में उब गया था। दादाजी जेनकिंस, आपको लगता है कि चाचा को इसके बारे में पता होगा? यह मेरा एकमात्र मौका है, फिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपना बर्तन साफ कर दिया। ओल्ड जेनकिंस उसके दादा थे और उन्होंने ही उसे गिल्ड में नौकरी दिलाने में मदद की थी। मैरी ने आने वाले दिनों में फिन से मिलने के लिए उनसे पूछा और वे अलग हो गए। फिन सेठ की तलाश में महल में लौट आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 7 प्राचीन कांस्य। सर्वनाश का लोहार प्राचीन कांस्य एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राचीन कांस्य। सेठ ने पिछले दिन का उपयोग गलाने में अधिक अनुभव प्राप्त करने और अपने नए कौशल का उपयोग करने के लिए किया था। कौशल ने उसकी दक्षता में जबरदस्त सुधार किया था और कल के बाद उसे लगा कि उसका लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन स्तर ऊपर होने के करीब था। वह अपने द्वारा खरीदे गए प्राचीन कांस्य के गहनों और हथियारों को पिघलाना शुरू करना चाहता था। शायद वह नुस्खा भी खोज सकता था अगर वह मिश्र धातु को तोड़ने में कामयाब हो जाता। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो वर्तमान में प्राचीन कांस्य का उत्पादन कर सकता है, एक ऐसी सामग्री जिसकी ताकत लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन और जादुई चालकता लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन के बराबर है।
तो सुबह अच्छे नाश्ते के बाद ओह सेठ भट्टी के सामने बैठा और प्राचीन कांसे के टुकड़ों को छेद में डाल दिया। उसे कल कांसे के साथ कुछ अनुभव हुआ था और वह बता सकता था कि इसे पिघलने में आम कांसे से ज्यादा समय लगता है। इसे स्टील से भी ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। धीरे धीरे सुनहरे रंग की चमक वाली धातु भट्टी में गर्म होने लगी और एक चमकदार पोखर में बदल गई। जब सेठ ने भट्टी के साथ संयोजन में लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का उपयोग किया तो वह तरल में विभिन्न घटकों की गर्मी को महसूस कर सकता था। यह प्रक्रिया केवल गलाने वाले मेनू का उपयोग करने की तुलना में बहुत कठिन थी, लेकिन अधिक सटीक भी थी। कल के कांसे या इलेक्ट्रम की तुलना में प्राचीन कांस्य बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता था। स्पष्ट रूप से मिश्र धातु होने के बावजूद घटक विभाजित नहीं हुए क्योंकि सेठ ने गर्मी को नियंत्रित किया। धातुएं एक साथ चिपकी हुई थी जैसे कि गोंद लगी हो। प्राचीन कांसे के एक सजातीय तरल रूप में बनी हुई थी। कुछ ने उन्हें एक साथ रखा। जब सेठ ने इसे पिंड के सांचे में डाला तो उसे तरल धातु से निकलने वाली एक अज्ञात ऊर्जा की झलक दिखाई दी। इसने उसे आत्माओं द्वारा छोड़ी जाने वाली चमक की याद दिला दी। क्या यह संभव था? क्या प्राचीन कांसे को हथियार के बजाय सीधे मिश्र धातु में आत्माओं को डालकर बनाया गया था? सेठ ने कभी भी किसी हथियार को पिघलाने की कोशिश नहीं की थी जिसमें उसने आत्मा डाली थी, लेकिन उसने सोचा कि वे गायब हो जाएंगे। हथियार को नष्ट करना शरीर के मरने जैसा होगा, आत्मा धातु के भीतर नहीं रहेगी, है ना? साथ ही उसने जिस धातु का इस्तेमाल किया उसका वर्णन कभी नहीं बदला था। स्टील कभी भी सोल स्टील या ऐसा कुछ नहीं बदला, लेकिन ये चमक आश्चर्यजनक रूप से आत्माओं की याद दिलाती थी। शायद वह खुद नए मिश्र धातु बना सकता था जब लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन एक उच्च स्तर बन गया। चूंकि सेठ अभी रहस्य को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने कांसे को पिघलाकर प्राचीन कांसे के 6 सिल्लियों में बदल दिया। उसने कांसे को अपनी सामग्री की पेटी में रख दिया। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि वह इसके साथ क्या करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कीमती था। सेठ ने मित्रिल अयस्क और काले लोहे को गलाने की भी जांच की थी। वह काले लोहे की सिल्लियां बना सकता था, लेकिन उसके पास काले स्टील बनाने के लिए एक विशेष खनिज की कमी थी, इसलिए उसने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। मित्रिल अयस्क के 3 छोटे टुकड़े एक साथ मिलकर उसकी छोटी उंगली के आकार के पिंड बन गए। जब सेठ ने यह देखने के लिए कि यह कैसा लगता है इसे गढ़ने की कोशिश की तो पहली बार उसे समस्या हुई। लेस देन डिंग, लेस देन लोहार ग्रेटर देन का कौशल स्तर इस सामग्री के साथ काम करने के लिए बहुत कम है। ग्रेटर देन मित्रिल के साथ जालसाजी करने के लिए उसका कौशल स्तर बहुत कम था। क्या इसका मतलब था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन डिंग, लेस देन लोहार ग्रेटर देन का कौशल स्तर इस सामग्री के साथ काम करने के लिए बहुत कम है। ग्रेटर देन वह लेस देन सांप के दांत ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने रक्त गार्नेट का भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन अभी भी 0.1 था। वास्तव में उस सामग्री के प्रकार पर प्रतिबंध था जिसका वह उपयोग कर सकता था। कोई समस्या नहीं, वह यहाँ रहते हुए जितना चाहे उतना पी सकता था और वह पहले से ही जानता था कि कैसे। सेठ पहरेदारों के लिए तलवारों से शुरुआत करेगा। तलवारें क्यों? क्योंकि तलवार बनाने की प्रक्रिया पहले से ही उसके अंदर समाई हुई थी और वह उन्हें असामान्य लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन से बना सकता था। वह उन्हें तेजी से बना सकता था और मुफ्त उपयोग के अनुभव को अधिकतम कर सकता था और उन्हें अपनी तलवार से तुलनीय बनाने के लिए वह क्षति के लिए सर्किट को उकेरता था। ठीक उसी तरह जैसे वह अपने लेस देन लोहार ग्रेटर देन और लेस देन जादू ग्रेटर देन कौशल को पीस सकता था। स्टील की समतल सतह को उकेरना सबसे आसान होना चाहिए। तलवारों से शुरुआत करने का एक और कारण। फिर भाले और कवच आए। उसने बाजार में देखी गई नुकीली। इसमें कहा गया था कि यह कवच भेदने के लिए अच्छा है। ये दलदली जीवों के तराजू और मोटी त्वचा के खिलाफ अच्छी तरह से काम करना चाहिए, जिसके बारे में उसने सुना था। अगर वह हॉपून की तरह कांटेदार हथियार जोड़ता है तो भाले का इस्तेमाल फिसलन वाले विरोधियों की हरकतों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। उसे बारीकियों का पता लगाने के लिए गार्ड से बात करनी होगी। इतना सोचने के बाद उसने बस बनाना शुरू कर दिया। लेस देन अग्नि प्रतिरोधक क्षमता ग्रेटर देन प्राप्त करने के बाद सेठ ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी हिम्मत उसने पहले नहीं की थी। गर्म धातु को पकड़ने के लिए चिमटे का उपयोग करने के बजाय उसने अब अपने नंगे हाथों का उपयोग किया। इससे धातु को स्थिर रखना बहुत आसान हो गया। उसने 1 घंटे से भी कम समय में पहली तलवार का ब्लेड बनाया। इसमें अभी भी कुछ साथी खामियां थी, लेकिन पीसने वाले चक्के पर ब्लेड को परिष्कृत करने के बाद वे कोई मायने नहीं रखती थी। फिर गर्मी उपचार आया। उसने ब्लेड को तैयार करने के बाद उसे उकेरने का फैसला किया था। टेम्पर्ड स्टील को उकेरना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जब वह उकेरने के बाद उसे टेम्पर करता है तो ब्लेड के मुड़ने या टूटने की समस्या से वह बच सकता है। हालांकि हाल ही में ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर सारी उकेरने की प्रक्रिया बेकार हो जाती है तो यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उसके पास प्रक्रिया को गति देने का एक और तरीका था। तलवारों को एक एक करके खत्म करने के बजाय वह क्रॉसगार्ड और हैंडल जोड़ने से पहले 30 ब्लेडों को गढ़ता और उकेरता था। इस तरह सेठ एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। तलवारें खत्म होने तक उसे अपने लेस देन लोहार ग्रेटर देन पर कोई अनुभव नहीं मिलता था, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसे एक बड़ा हिस्सा मिल जाता था। चलो सेठ को फिलहाल अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वह मशीन की तरह ब्लेड बना रहा है और देखते हैं कि फिन क्या कर रहा है। छोटी परी बूढ़े आदमी जेनकिन से मिलने जा रही थी ताकि उससे गायब हुए गिल्ड मास्टर के रहस्य के बारे में पूछ सके। जासूस फिन को आखिरकार एक सुराग मिल गया और वो उस बूढ़े आदमी से सारी जानकारी उगलवा लेगी। उसे बस उम्मीद थी कि उसे अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बेशक ये सिर्फ एक मजाक था। बूढ़ा आदमी मैरी का चाचा था, इसलिए वो उसके साथ एक गुंडे की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर बूढ़ा आदमी बात नहीं करता, फिन ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसका हाथ रगड़ा। जब वह बूढ़े आदमी जेनकिंस के सामने आए तो अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करने का कोई भी विचार गायब हो गया। कौन सा बूढ़ा आदमी? जरूर उसकी दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई थी, लेकिन उस शरीर में क्या था? जब फिन मैरी के साथ बूढ़े आदमी जेनकिंस के सामने आई तो उसने एक 2 मीटर लंबे पहाड़ जैसे आदमी को देखा। उसके फटे हुए कपड़े मुश्किल से इस बूढ़े विशालकाय व्यक्ति की उभरी हुई मांसपेशियों को संभाल पा रहे थे। क्या ये कोई इंसान भी था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गंजे मांसल आदमी की आवाज गहरी और वृद्ध थी। तो मैरी ने कहा कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। उसने अपनी आंखों में एक मनोरंजक चमक के साथ सवाल किया। वह उन लोगों की प्रतिक्रिया जानता था जो उससे पहली बार मिले थे। यह देखना विशेष रूप से मनोरंजक था कि एक छोटी परी ने उसे देखकर अपनी पहले से बड़ी काली आंखें चौड़ी कर ली। बूढ़े गिल्ड मास्टर है न? उसने अपनी दाढ़ी में उंगलियां फिराते हुए पूछा और आह भरी। उसने हाल ही में खुद को वाकई बहुत ढीला छोड़ दिया है। किसी को इतना प्रेरित देखना शर्म की बात है कि वह शराबी बन जाए। वह फिन ने हैरानी से पूछा, अब तक उसने गिल्ड मास्टर की पहचान कभी नहीं की थी। हाँ, जब मैंने एक साहसी के रूप में शुरुआत की थी तब यूरोप शहर की सबसे अच्छी शिकारी थी। उसने इस जगह की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने आह भरते हुए कहा। उस समय वह कई साहसी लोगों के लिए मां की तरह थी और कुछ के लिए तो थी ही। इवेसे और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने उन्हें सचमुच तोड़ दिया। क्या तुम फिन को बता सकते हो कि वह कहाँ है? कृपया। हम फिन और सेठ के पास एक खोज है जिसे हम केवल उसकी मदद से ही पूरा कर सकते हैं। मुझे सोचने दो, उसने कहा। कुछ गुनगुनाहट और घुरघुराहट की आवाज निकाली और नहीं, कोई जानकारी नहीं। माफ करना। जेनकिंस ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। वह पूरी तरह से जानता था कि वह कहाँ है और उसे बताना नहीं चाहता था। बड़े इंसान, तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? फिन जानता है। फिन को बताओ। डी मत सोचो कि फिन तुम्हें पीट कर नहीं मारेगा। फिन निश्चित रूप से तुम्हारे उभरे हुए बड़े स्तनों से भयभीत नहीं है। परी हकलाते हुए बोली और फिर चुप हो गई। वह मैरी की खातिर जेनकिंस के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए नहीं कि उसे यकीन नहीं था कि वह जेनकिंस को डरा पाएगी। उसके खिलाफ लड़ाई जीतने की तो बात ही छोड़िए। वह बस अपना सिर झुकाकर अपने आंसू रोक सकती थी। उदास परी को देखकर जेनकिन का दिमाग नरम पड़ गया। क्या तुम अपने दुख को और भी ज्यादा जाहिर कर सकते हो? फिन को निराशा महसूस हुई। यहाँ तक कि बड़ी आंसू भरी पिल्लों की आंखें भी उस पुराने मानव आकार के मांस पहाड़ पर काम नहीं कर पाई थी। फिन ने कभी इतनी सख्त कुकी नहीं देखी थी। तब भी नहीं जब उसने अपनी दादी के पुराने कुकी जार को लूटा था। वे कुकीज कई दशकों तक सख्त हो गई थी।
क्या उसे वाकई नखरे दिखाने का सहारा लेना चाहिए? उसके जीवन में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ था जब उसे नखरे दिखाने का सहारा लेना पड़ा था। ये निष्पक्ष लोगों की एक बेहतरीन तकनीक थी और इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। तुमने मेरा हाथ मजबूर कर दिया है। फिन ने एक गहरी सांस ली और अपने छोटे शरीर को मेज पर पटकने ही वाली थी जब जेनकिंस ने आखिरकार अपना हाथ बढ़ाया। रुको, कृपया, जेनकिंस ने जल्दी में कहा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परी को सार्वजनिक रूप से खुद को शर्मिंदा होते देख उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह शायद पुराने जिले में कहीं छिपी हुई है। बस इतना ही मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम जो कुछ भी करने वाले थे उसे बंद करो। नखरे ने एक बार फिर काम कर दिया था। जैसा कि एक बेहतरीन हथियार से उम्मीद की जाती है, इसके इस्तेमाल के संकेत मात्र से ही प्रतिद्वंद्वी काम उठे और उन्होंने अपने सारे राज उगल दिए। परी अपने त्रुटिहीन पूछताछ कौशल पर गर्व से फूली नहीं समा रही थी। अब उसे केवल ये पता लगाना था कि पुराने जिले में गिल्ड मास्टर कहाँ छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।